सो सिंपल, इतना सिंपल है सब कुछ, पार्लियामेंट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी इतनी मासूमियत है। देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अरे पाकिस्तान से दुश्मनी करके क्या करना, हम कोई युद्ध थोड़ो कर रहे थे, और भारत और पाकिस्तान का क्या मुकाबला, जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया हमने सीज फायर कर दिया। और उसी तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुनवाई के समय मिलॉर्ड्स ने कहा कि अरे भाई, आधार तो इंक्लूड कर दिया गया है ना। और जब इधर से याचिकाकर्ता ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा अच्छा, हमें ऐसा आभास हुआ कि बिहार में आधार को इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि पिछली 10 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट की थी। इसे कहते हैं मासूमियत से दांव खेलना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। देखिए क्या मासूमियत छाई हुई है, क्या संसद, क्या सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी अन्याय है। इस तर्ज पर ही इतने समय बाद पहलगाम में चर्चा होती है, आतंकी हमला ऑपरेशन सिंदूर पे संसद के भीतर चर्चा होती है और सरकार बहादुर पल्ला झाड़ती है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, जिस पर आज हमारा यह प्रोग्राम फोकस्ड है, किस तरह से बहुत ही मासूमियत से एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को रोकने से मना कर देता है। वैसे भी देखिए, 28 जुलाई है, पहला चरण जो इनुमरेशन का है, फॉर्म बटने भरने वापस आने का है, वह पूरा हो चुका है, और 1 अगस्त को आएगा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। तब तक सब कुछ मामला सेट हो जाएगा, और एसआईआर पर रोक कब लगेगी, चर्चा कब होगी, यह मिलॉर्ड्स आगे बताने वाले हैं। यानी न्याय नहीं, डिले डिले और डिले का प्रोसेस चल रहा है। वैसे भी देखिए ना, यह मोदी जी का नया भारत है, नया रूल है, इसमें चित भी मेरी, पट भी मेरी, और खूंटा तो वहीं गड़ेगा जहां मोदी राज और चुनाव आयोग कहेगा। तकरीबन यही हुआ आज देश की सबसे बड़ी अदालत में, जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा होनी थी, और जो बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में तमाम पॉलिटिकल पार्टी सहित स्वयंसेवी संस्थाएं गई थी अपील करने कि चुनाव आयोग जो आनन फानन में बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है, वह वोट के अधिकार पर डाका डालने जैसा है, मतदाताओं को परेशान करने जैसा है। इस पर कोई राहत फिलहाल नहीं मिली, और तकरीबन यह तय ही था कि इसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट भी आगे बढ़ेगा, और इसी दिशा में जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड पर एक बार फिर मुहर लगेगी। वैसे भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जैसे ही जस्टिस सूर्यकांत जी की एंट्री हुई और शुभांशु धूलिया जी की एग्जिट हुई, उसके बाद से तकरीबन बड़े पैमाने पर लोग चर्चा कर रहे थे कि इसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट आज जाएगा। फिलहाल इस पर हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बात तो तय है कि जो चर्चा आज सुप्रीम कोर्ट में हुई, उससे एक बात साफ हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई जल्दी नहीं है। वह मान रहा है कि आराम से चुनाव आयोग को बिहार में काम करने दिया जाए। जिस तरह से वो मनमर्जी कर रहा है, उसकी मनमर्जी पर कोई चेक बैलेंस लगाने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है। इस मसले पर हमने बात की बेबाक भाषा की तरफ से एडीआर के फाउंडर मेंबर जगदीप चोकर जी से, जो एक याचिकाकर्ता हैं और लंबे समय से इस देश में चुनाव में क्या सुधार होना चाहिए, प्रक्रिया किस तरह से पारदर्शी होनी चाहिए, इस पर जमीनी काम कर रहे हैं। आइए सुनते हैं जगदीप जी कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के रवैये को। नमस्कार जगदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेबाक भाषा में। और आज सुनवाई थी, हम खुद जानेंगे जगदीप जी से कि क्या कैसे आप देख रहे हैं, कहाँ ये पूरा मामला पहुंचा हुआ है और कहाँ फंसा है लोकतंत्र। देखिए, आज की सुनवाई मेरे हिसाब से तो सुनवाई थी ही नहीं, क्योंकि जो 2 जज बेंच पे हैं वो करीब 1:15 बज गया था, और उनको अपने खाना खाने के चक्कर में वो थे शायद, तो बहुत जल्दबाजी में बातचीत हुई।
उन्होंने तो ये कहा कि भाई अब चुनाव आयोग ने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड वगैरह तो मान लिए हैं, अब क्या रह गया है, कुछ ऐसी बात कही, एग्जैक्टली ये नहीं थी। तो हमारे वकील ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल नहीं माना है, उन्होंने तो लिख के दिया है कि वो नहीं इसको मानते हैं। तो फिर उन्होंने चुनाव आयोग के वकील की तरफ देखा, उसने कहा नहीं जी, वो तो इन्यूमरेशन फॉर्म में एपिक नंबर तो लिखा हुआ है और आधार कार्ड लिखने की जगह है। तो हमारे वकील ने कहा कि वो लिखने की जगह ऑप्शनल है, और आप नंबर तो ले लेंगे लेकिन आपके जो 11 दस्तावेज हैं जिनके ऊपर ये फैसला करेंगे, उसमें तो ये नहीं आप बता रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन के वकील कहने के लिए तैयार नहीं थे। फिर बेंच ने उनसे फिर पूछा कि क्या आप इन दोनों को मान रहे हैं? उन्होंने हाँ ना का जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक लंबी कहानी सुनाई। तो इस बीच में जज साहब ने कहा कि देखिए ये हमारे, आप बताइए आप लोग इसमें कितना समय लेंगे अपनी दलीलें रखने के लिए। तो हमारे वकील ने कहा कि आप इंटरिम ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि फाइनल ऑर्डर की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं फाइनल ऑर्डर की बात कर रहा हूं। तो हमारे वकील ने कहा कि हम करीब 30 मिनट लेंगे। उन्होंने कहा आप सब लोग मुझे ये बता दीजिए कितना टाइम लगेगा, उसके बाद हमको एक इसको नॉन मिसलेनियस डे पे तारीख लगाएंगे और इसको विस्तार पूर्वक सुनेंगे। तो आप बता दीजिए जितना कम से कम टाइम आप ले सकते हैं। तो बात जाके यहाँ खत्म हुई कि कल सुबह 10:30 बजे जो सारे पिटिशनर्स के वकील हैं, 8-10 वकील हैं मेरे ख्याल में, जी। वो सब कोर्ट मास्टर साहब को ये बताएंगे कि उनको अपनी दलीलें रखने में कितना वक्त चाहिए। और वो ये कितना वक्त चाहिए वो देखने के बाद जज साहब इस पे बताएंगे कि किस दिन इसकी हियरिंग होगी। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मेरे ख्याल में तो आज की हियरिंग नहीं थी, कुछ थोड़ी बहुत बातचीत थी, उसमें कोई खास मुद्दे की बात नहीं हुई, लेकिन ये जरूर अंदाजा लगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है उन्होंने शायद, और ये बड़ी मैं बात सीरियसली है इसलिए मैं बड़े ध्यानपूर्वक और जिम्मेदारी से इसको कह रहा हूं, ये अंदाजा लगा कि शायद उन्होंने इलेक्शन कमीशन का एफिडेविट ठीक से पढ़ा नहीं है। क्योंकि उसमें ये जो तीन है, राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, इनके बारे में तो इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में विस्तार पूर्वक लिखा है कि वो इनको नहीं मानेंगे और किस लिए नहीं मानेंगे, वजह नहीं दी है। हम्म। तो अब ये अगर जजों ने एफिडेविट ठीक से नहीं पढ़ा था तो ये मेरे ख्याल में बड़ी अचंभे वाली बात है। और उससे फिर ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो आज हियरिंग करने के लिए शायद तैयार थे ही नहीं। यही मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि सुबह से जब से आया कि इसमें एक जज चेंज हो रहे हैं और सूर्यकांत जी इसमें वन ऑफ द जज के तौर पे, न्यायाधीश के तौर पे शामिल हुए हैं उसमें सुनवाई में। तब भी कई तरह की बातें हो रही थी। क्या ये जो चेंज है, धूलिया जी का बाहर जाना और सूर्यकांत जी का आना, ये आप कैसे देखते हैं? देखिए इसके बारे में मुझे कुछ पता तो है नहीं, क्योंकि क्या होता है ये किसी को पता नहीं है। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है, ये भी मेरा, दिस इज अ गेस, कि एक कुछ ऐसा रिवाज है सुप्रीम कोर्ट में कि केस जिस जज के पास शुरू होता है उसी को फॉलो करता है। आमतौर पे वो सीनियर सीनियर जज को फॉलो करता है। इस केस में इस केस को जस्टिस सुधांशु धूलिया को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो 8 अगस्त या कुछ ऐसा में रिटायर हो रहे हैं, तो ये हो सकता है ये सोचा गया हो कि क्योंकि ये केस लंबा चलेगा और जस्टिस धूलिया उस खत्म होने से पहले रिटायर हो जाएंगे, तो ऐसे केस में फिर वो जूनियर जज को भी फॉलो करता है। केस में हो सकता है कि धूलिया जी के रिटायर होने का इम्कान है, तो उन्होंने सोचा कि ये जस्टिस बागची को फॉलो करे। लेकिन क्यों हुआ है इसकी असली वजह तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ही बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। जी। एक अहम चीज ये है कि कोई इसमें जो याचिकाकर्ता गए हैं, आप गए हैं, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष की हैं वो भी गई हैं, उनमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसआईआर जो प्रक्रिया चल रही है उसका पहला चरण 26 जून को समाप्त होता है और अब 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी
जिसका 31 अगस्त तक फाइनल स्वरूप उन्होंने कहा है चुनाव आयोग ने कि सामने आएगा। तमाम लोग जो आप सब लोग जो मिलके गए हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम का है कि इतना प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद उसमें कोई रिवीजन होना या बुनियादी तौर पे जो आपका कहना है कि ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, क्या आपको लगता है कि इतना टाइम जैसे पास होता जा रहा है, 10 जुलाई को सुनवाई थी, उसके बाद आज 28 जुलाई को सुनवाई थी, अब कब होगी? तो उतनी देर में तो टाइम भी तो एक कानून में और खासतौर से इस तरह के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, ये बहुत अहम बात आपने पूछी है। और इसको देख के मुझे, इसको सुन के मुझे एक कहावत ये लॉ में है वो याद आ गई कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और ये मामला ऐसा है कि हमने तो 10 जुलाई को कहा था इसको रोकिए, वो नहीं रुका। ये हुआ कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा था कि 1 अगस्त के बाद लगाइए, ताकि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आ जाएगा, पता लग जाएगा क्या हो रहा है। लेकिन हमारे लोगों ने भी कहा और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इसको हम ड्राफ्ट इलेक्टोरल से पहले लगाएंगे, इसीलिए 28 को लगाया गया था। और आज जो ये कार्रवाई हुई है उससे लगता है कि ये 1 अगस्त के आगे जाएगा। और आज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा भी कि ये तो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है, इसमें कोई कमी निकलेगी या कुछ गड़बड़ होगी तो हम इसको रोक भी सकते हैं। तो ये आगे जाएगा। और एक चीज होती है अंग्रेजी में फेट अकम्पली, तो फिर ये होगा कि जी ये तो हो गया है, अब इसका क्या करें। मैं यही और पूछने वाली दूसरे, थी क्योंकि मैंने कई मामलों में देखा है कि कहा जाता है कि इतनी प्रक्रिया हो गई है तो अब उसको रिवर्स करना मुश्किल है। हाँ, और फिर साथ साथ एक ये खतरा है कि ये प्रक्रिया चलती रहेगी और हियरिंग चलती रहेंगी, और फिर इलेक्शन कमीशन चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। और एक दफा नोटिफिकेशन जारी हुआ तो सारे कोर्ट का काम बंद हो जाएगा। तो इसमें बहुत गंभीर रिस्क हैं, जो मुझे लगता है कि ना इलेक्शन कमीशन या तो समझ नहीं रहा है या समझना चाहता नहीं है। और ये भी शायद लगता है कि कोर्ट में भी कुछ ऐसा ही माहौल है कि या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। अब ये जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल की बात है, ड्राफ्ट इलेक्टोरल छप गया 1 तारीख को, 1 अगस्त को। और वो कह रहे हैं कि जिस जिसके फॉर्म आए हैं वो सब के नाम हम डाल देंगे, चाहे कोई कागज हो कि ना हो। अरे भाई, आप उनके नाम डाल दीजिए, लेकिन फिर जब आप उनकी छटनी करेंगे तब क्या होगा? अभी 65 लाख का नाम तो ऑलरेडी कट रहा है, वो बता रहे हैं कि कट रहा जी। है। और अब उन्होंने एक नई कैटेगरी लगा दी है कि वोटर्स नॉट ट्रेसेबल। ये जी। पहले एक से लाख नहीं चल रहा था ये एक लाख के करीब लापता वोटर्स हैं। ये और लापता लापता वोटर पिछले 2-3 दिन में ही आए हैं, पहले नहीं थे लापता वोटर। तो नई नई कैटेगरी आ रही है, नंबर बढ़ता जा रहा है। और ड्राफ्ट इलेक्टोरल में कितने ही लोग हों, जब फाइनल इलेक्टोरल रोल आएगा उसमें कितने लोग होंगे वो बात बनेगी। और उसके बाद, अभी ड्राफ्ट के बाद तो वो ऑब्जेक्शंस और क्लेम्स का 1 महीने का पीरियड है, उसमें कितने लोग करेंगे कितने नहीं करेंगे मैं नहीं जानता। जी। लेकिन वो 30 सितंबर के बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता, वो तो फाइनल इलेक्टोरल हो जाएगा, वो तो बस बात खत्म हो गई। जी। तो इसकी अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस, देखिए ये दो चीजें होती हैं कि कुछ काम होते हैं अर्जेंट, कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट। ये दोनों है, ये अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसकी अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस को मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इससे जितना आज रिफ्लेक्ट हुआ है उनकी समझ, उससे ज्यादा उनको समझना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। तो सबसे बड़ा ये संकट बड़ा मुश्किल। एसआईआर में आपको क्या दिखाई देता है, सबसे बड़ा देखिए, संकट? नहीं, एसआईआर का सबसे बड़ा इसमें संकट तो बहुत है। सबसे बड़ा संकट यह है कि बिहार में एक बड़ा तबका वोटर्स का, जो लेजिटिमेट हैं, जो वोटर लिस्ट में थे, वो डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा तो ये खतरा है बिहार में। उसके बाद अगर ये, मेरे ख्याल में ये बिहार में एक पायलट प्रोजेक्ट है, अगर ये बिहार में चलता रहा तो फिर ये पूरे देश में होगा। तो जी। अगर पूरे देश में एक सिग्निफिकेंट स्केल पे डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होगा
तो मैं समझता हूं देश देश के लोकतंत्र को बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। तो इसकी सबसे दिक्कत यह है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, और ये इतना बड़ा खतरा है कि जिस वन वोट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, जी। अगर ये प्रिंसिपल खत्म होता है तो फिर हम लोकतंत्र नहीं रहेंगे। फिर कुछ लोगों की वोट की कम वैल्यू होगी, कुछ लोगों की वोट की ज्यादा वैल्यू होगी, और कुछ लोगों की ही वैल्यू नहीं होगी। तो ये इसका सबसे बड़ा खतरा ये, हम तो ये उम्मीद करके गए थे कि ये पहले दिन रुक जाएगा, और जैसे जस्टिस बागची ने पहले दिन ही सजेस्ट किया था कि आप इसको स्टेट असेंबली इलेक्शन से डी लिंक कर दीजिए। आप स्टेट असेंबली इलेक्शन जनवरी 2025 वाले जो आपने समरी रिविजन किया था उसमें करिए, और ये काम आप करते रहिए। तो वो हमने नहीं कहा था, वो तो जज साहब ने खुद कहा था। जी। वो भी अगर हो जाए तो भी मेरे ख्याल में वी वुड मूव ए स्टेप फॉरवर्ड, क्योंकि ये जो प्रोसेस जिसमें इतनी गड़बड़ियां और धांधलेबाजियां हो रही है, जो आपने भी देखा है, मैंने भी देखा, आप तो बिहार गई थी, जी। तो वो धांधलेबाजियों को सुधारा जा सकता है हम्म। अगर टाइम और हो। तो हम्म। अब देखिए क्या होता है। आज की सुनवाई के बाद थोड़ी सी निराशा, थोड़ी सी क्या, काफी निराशा है। तो फिलहाल तय है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे वोटबंदी कहा जा रहा है लोकप्रिय अंदाज में, उस पर जमीनी संघर्ष ही इकलौता रास्ता बचा है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, विपक्ष की पार्टीज के लिए और बिहार की जनता के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी मताधिकार के अधिकार को बचाने का। देखते हैं आपके साथ कि क्या करवट लेता है आने वाले दिनों में हमारा भारतीय लोकतंत्र। शुक्रिया।